हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीडीपी से रिलेटेड पेडागोजी के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आज हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और आज जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो मॉडरेट लेवल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास में आपको बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित छात्र के लिए शिक्षक सभी सामग्री केवल ऑडियो रूप में उपलब्ध कराता है। ठीक है, एक समावेशी कक्षा है जिसके अंदर एक दृष्टिबाधित छात्र है, तो शिक्षक क्या करता है, उस छात्र के दृष्टिबाधित होने के कारण सभी सामग्री केवल ऑडियो के रूप में उपलब्ध कराता है। ऑडियो के रूप में मतलब जैसे कि वो छात्र दृष्टिबाधित है जिससे कि वो सुनकर अच्छी प्रकार से सीख पाए, तो ऑडियो के रूप में सारी सामग्री उपलब्ध कराता है। कुछ सप्ताह बाद पता चलता है कि छात्र स्पर्श आधारित सामग्री भी बेहतर सीखता है। तो जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं वो जो ब्रेल लिपि आती है ना, लुइस ब्रेल द्वारा लिखित ब्रेल लिपि, तो उससे बच्चे क्या करते हैं, स्पर्श करके भी बहुत अच्छी प्रकार से सीख सकते हैं। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, हम ये पूछा है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। एक समावेशी कक्षा है जिसके अंदर एक दृष्टिबाधित छात्र है, तो शिक्षक क्या करता है कि बच्चे की दृष्टिबाधित होने के कारण क्या करता है कि उसे सभी सामग्री ऑडियो के रूप में उपलब्ध करा देता है कि बच्चा दृष्टिबाधित है, देख नहीं पाएगा, इसलिए सुनकर सभी चीज़ों को अच्छी प्रकार से सीख लेगा। लेकिन कुछ सप्ताह बाद क्या होता है, शिक्षक को पता चलता है जो बच्चा है वो स्पर्श आधारित सामग्री से भी अच्छे से सीख सकता है, मतलब चीज़ों को स्पर्श करके भी बहुत अच्छी प्रकार से सीख सकता है। लुइस ब्रेल की ब्रेल लिपि आती है, तो उसमें क्या होते हैं, उभरे हुए अक्षर या वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, तो जिनको बच्चा स्पर्श करके अच्छी प्रकार से सीखता है। तो यहाँ पर पूछा है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं शिक्षक को क्या करना चाहिए। केवल ऑडियो सामग्री जारी रखनी चाहिए। जब शिक्षक को ये पता चल गया है कि जो बच्चा है वो ऑडियो के माध्यम से तो अच्छी प्रकार से सीख ही पा रहा है, लेकिन जो वो स्पर्श करके भी बेहतर तरीके से सीख रहा है, तो तब भी क्या उसको केवल ऑडियो सामग्री जारी रहनी चाहिए? नहीं। छात्र को विशेष विद्यालय भेज देना चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर छात्र को विशेष विद्यालय भेज दिया जाएगा फिर समावेशी शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, छात्र की सीखने की आवश्यकता के अनुसार ब्रेल सहित उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। ठीक है, तो क्या कि जिस प्रकार से छात्र सीख पा रहा है, छात्र की सीखने की आवश्यकता अनुसार कि वो किस प्रकार से सीख पा रहा है, सुनकर सीख पा रहा है या ब्रेल लिपि के अनुसार सीख पा रहा है, उसे सहित उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा। और छात्र से सामान्य पुस्तक पढ़ने के लिए अपेक्षा करनी चाहिए। तो जब छात्र देख नहीं सकता तो वो सामान्य पुस्तक कैसे पढ़ लेगा, क्योंकि सामान्य पुस्तक उभरी हुई थोड़ी होती है जिससे बच्चा उसको स्पर्श करके सीख लेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि छात्र की सीखने की आवश्यकता के अनुसार ब्रेल सहित उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, कक्षा में एक छात्र बार बार प्रश्न पूछता है। कक्षा के अंदर एक छात्र है जो कि क्या करता है, मान लीजिए उस छात्र को समझ नहीं आया और वो बार बार प्रश्न पूछ रहा है और अलग अलग तरीके से सोचता है और अलग अलग तरीके से सोच भी रहा है कि इस चीज़ का ये आंसर कैसे हो सकता है, मतलब इस क्वेश्चन का ये आंसर भी तो हो सकता है, ये ना होकर ये आंसर हो सकता है। तो शिक्षक उसे कक्षा का व्यवधान मानने के बजाय उसकी जिज्ञासा को सीखने का अवसर देता है। यह किस सिद्धांत का आधारित है? तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कक्षा के अंदर एक छात्र है और क्या करता है, वो बार बार क्वेश्चन कर रहा है, टीचर से बार बार प्रश्न पूछ रहा है और अपने आप भी अलग अलग तरीके से सोच रहा है। तो शिक्षक उसे कक्षा का व्यवधान न मानकर क्या करेगा, उसकी जानने की इच्छा का अवसर बनाता है। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? क्या ये अनुशासन आधारित शिक्षण है? नहीं। अगर अनुशासन आधारित शिक्षण होता तो क्या करता कि टीचर अगर बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक दो बार उसको क्वेश्चन का आंसर दिया, फिर कहेगा उसको कि तुम बार बार क्वेश्चन ही पूछते रहोगे, तो मतलब ये अनुशासन का आधारित शिक्षण नहीं है। समावेशी कक्षा में विविधता का सम्मान, ये है समावेशी कक्षा में विविधता का सम्मान, क्योंकि समावेशी कक्षा के अंदर हम सब जानते हैं कि हर प्रकार का बच्चा देखने के मिलता है। वहाँ पर गिफ्टेड बच्चा मिलता है और स्पेशल बच्चा भी मिलता है, एवरेज बच्चा भी मिलता है। तो वहाँ पर विविधताओं का सम्मान। दंड आधारित शिक्षण, क्या उसको दंड दिया जाएगा कि बार बार प्रश्न पूछ रहे हो, बैठ जाइए, तो क्या उसको दंड दिया जाएगा? नहीं। प्रतियोगी अधिगम होगा? नहीं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर बी
आंसर क्या हो जाएगा कि समावेशी कक्षा में विविधता का सम्मान। ये किस सिद्धांत का उदाहरण है? ये सिद्धांत का उदाहरण है कि समावेशी शिक्षा में विविधताओं का क्या होता है? सम्मान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, यदि किसी छात्र को ADHD है तो सबसे उपयुक्त शिक्षण रणनीति क्या होगी? तो जो ADHD वाला बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाइपर डिसऑर्डर होता है उसके अंदर, मतलब वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाता। ठीक है, एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाता। तो इसलिए उस सबसे उपयुक्त शिक्षण रणनीति क्या होगी? उसे पूरा समय चुपचाप बैठने के लिए कहा जाएगा? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चा पहले से ही बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, तो वो एक जगह तो बैठ ही नहीं पाएगा। तो उसको कैसे कह देंगे कि पूरा समय एक ही जगह चुपचाप बैठिए? उसे कक्षा से बाहर बैठाना क्या ये उसके लिए उपयुक्त होगा? क्या ये हमारी समावेशी शिक्षा कहती है कि किसी बच्चे को कक्षा से बाहर बैठाना? नहीं। उसे छोटे छोटे कार्य दिए जाएं, स्पष्ट निर्देश दिए जाएं, बिल्कुल, मतलब अगर वो कुछ पूछ रहा है तो बिल्कुल उसको स्पष्ट उस चीज़ के बारे में बताया जाए, और बीच बीच में गतिविधि भी देनी चाहिए, और बीच बीच में उसको क्या करवा देना चाहिए? एक्टिविटी करवाते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चा पहले से हाइपर एक्टिव है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या करना है? छोटे छोटे कार्य देने हैं, मतलब एक कार्य करा उसने, फिर थोड़ी देर बाद उसको दूसरे कार्य में लगा दिया जाए, और स्पष्ट निर्देश देने चाहिए, और बीच बीच में उससे क्या करवानी चाहिए? एक्टिविटी भी करवानी चाहिए। तो ये सबसे उपयुक्त शिक्षण रणनीति रहेगी एक ADHD बच्चे के लिए। क्या केवल गृह कार्य बढ़ा देना चाहिए? गृह कार्य बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तो सबसे अच्छा आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ADHD बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षक जो रणनीति होगी वो होगी छोटे छोटे कार्य, स्पष्ट निर्देश देना, और बीच बीच में उससे गतिविधियां करवाना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, और आज के क्वेश्चन देख के भी आपको लग रहा होगा कि हाँ, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन CTET में पूछे जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एक शिक्षक सभी छात्रों को एक ही प्रश्न पत्र देता है। ठीक है, एक शिक्षक है वो सभी छात्रों को क्या करता है? एक ही क्वेश्चन पेपर दे देता है, जबकि एक छात्र को लेखक स्क्राइब की आवश्यकता है। यह किस सिद्धांत की उपेक्षा करता है? अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि स्क्राइब क्या होता है। जो लेखक होता है वो क्या होता है? जो CSNW वाले बच्चे होते हैं, जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, दिव्यांगता वाले बच्चे होते हैं, अगर मान लीजिए कोई बच्चा अच्छी प्रकार से लिख नहीं पाएगा, तो उसको एग्जाम के अंदर एक लेखक मिलता है, स्क्राइब मिलता है, मतलब वो उसकी जगह पर लिखता है। जो बच्चा स्पेशल बच्चा होता है, मतलब वो बोलते जाता है, और जो बच्चा उसको लेखक के रूप में, स्क्राइब के रूप में मिलता है, वो उसको, जो बच्चा बोलता है वो उसको लिखते जाता है। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा है कि एक शिक्षक सभी छात्रों को एक ही प्रश्न पत्र देता है, सबको एक तरह का प्रश्न पत्र दे दिया उसने, जबकि एक छात्र को लेखक की आवश्यकता है या किसी सिद्धांत की उपेक्षा करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? अब यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ गए कि मतलब एक और सब बच्चे तो ठीक है अपने आप से लिख पाएंगे, लेकिन एक बच्चा क्लास के अंदर ऐसा है जो खुद से नहीं लिख पाएगा, उसको एक लेखक की आवश्यकता होगी। तो यह सिद्धांत किस चीज़ की उपेक्षा करता है? समान अवसर की, बिल्कुल समान अवसर की अपेक्षा करता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान, बिल्कुल ठीक है, विभिन्नताओं का सम्मान भी करता है, और उचित अनुकूलन। तो ये सभी जो पॉइंट हैं ये सिद्धांत की उपेक्षा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य समानता नहीं बल्कि समता है, क्यों? अच्छा देखिए, यहाँ पर हमें दो शब्द में देखने के लिए मिलते हैं, समानता और समता, इक्वालिटी और इक्विटी। कहीं कहीं क्या होता है, हिंदी में तो समानता और समता अलग अलग वर्ड आ जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको भी इक्वालिटी लिख देते हैं और इसको भी इक्वालिटी लिख देते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस समझिए आप। समानता और समता, इक्वालिटी और इक्विटी में क्या अंतर होता है? इक्वालिटी तो होता है जब सभी बच्चों को एक समान समझा जाए, ठीक है, और इक्विटी होता है जब उनकी ज़रूरत के अनुसार उनकी मदद की जाए। ठीक है, ये मान लीजिए कि इक्वालिटी तो एक इस तरह से समझिए कि मान लीजिए सभी बच्चों की एक प्रकार से सहायता कर दी गई। ठीक है, जैसे क्लास के अंदर
सभी प्रकार के बच्चे होते हैं तो उनकी एक ही तरीके से सहायता कर दी गई। और इक्विटी का मतलब होता है जिस प्रकार का बच्चा उसको उसी प्रकार से इसका फोल्डिंग देना, उसको उसी प्रकार से उसकी मदद करना। तो आप समझ गए इक्वालिटी और इक्विटी के बारे में कि सभी को एक समान अवसर देना या सभी को एक समान सहायता प्रदान करना इक्वालिटी कहलाता है। और उसकी ज़रूरत के हिसाब से, बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से कि जिस प्रकार का बच्चा उसी प्रकार से उसको सहायता प्रदान की जाए तो उसको हम इक्विटी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य समानता नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि हम समानता नहीं चाहते कि सभी बच्चे एक समान हो, बल्कि क्या चाहते हैं कि क्षमता के अनुसार उनको क्या दिया जाए, अवसर दिए जाएं कि जिस प्रकार का बच्चा है उसी प्रकार का उसको अवसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये समावेशी शिक्षा में समानता नहीं बल्कि समता क्यों है। देखते हैं, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं कि क्योंकि सभी बच्चों को अलग अलग अंक मिलने चाहिए। इससे तो इसका कोई मतलब ही नहीं है कि सभी बच्चों को अलग अलग अंक मिलने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को उसकी आवश्यकता अनुसार सहायता मिलनी चाहिए। मैंने आपको समझाया कि जिस प्रकार का बच्चा उसी प्रकार की उसको सहायता मिलनी चाहिए। तो ये अर्थ होता है समता का। सभी बच्चों को अलग अलग विद्यालय भेज देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। केवल दिव्यांग बच्चों की सहायता नहीं करनी चाहिए। समावेशी शिक्षा दिव्यांग बच्चों की, केवल दिव्यांग बच्चों की, ना केवल गिफ्टेड बच्चों की मतलब बात करती है। समावेश शिक्षा बात करती है कि सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना, फिर वो चाहे किसी प्रकार का बच्चा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार सहायता मिलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कक्षा में एक स्वर्ण बाधित छात्र है। एक कक्षा है जिसके अंदर एक स्वर्ण बाधित छात्र है, मतलब उसको छात्र को सुनाई नहीं देता है। शिक्षक बोर्ड पर लिखता है, चित्रों का प्रयोग करता है और छात्रों को सामने बैठाकर चर्चा कराता है। यह किसका उदाहरण है? तो देखिए इस कितनी अच्छी बात बताई गई है कि कितना अच्छा एग्जाम्पल है एक समावेशी कक्षा का। एक कक्षा है जिसके अंदर एक स्वर्ण बाधित छात्र है। शिक्षक क्या करता है, बोर्ड पर लिखता है। अब बच्चे को सुनाई तो नहीं दे रहा, लेकिन बच्चा देख तो सकता है ना प्रॉपरली। तो बच्चा बोर्ड पर लिखता है, तो जो शिक्षक बोर्ड पर लिख रहा है बच्चा उसको बहुत अच्छी प्रकार से देख पा रहा है। चित्रों का प्रयोग करता है, उसको समझाने के लिए चित्रों का प्रयोग कर रहा है। और छात्रों को आमने सामने बैठाकर, एक दूसरे के सामने बैठाकर, ग्रुप में बांटकर, 2-2 4-4 का ग्रुप बना दिया, उसमें बैठाकर क्या करता है, चर्चा करता है। ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। यह किसका उदाहरण है? चलिए देखते हैं किसका उदाहरण है। क्या ये रटने की विधि है कि क्या बच्चे चित्रों को देखकर रट रहे हैं, या जो बोर्ड पे लिख दिया उसको रट रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं? क्या ये रटने का कार्य हो रहा है? नहीं, ये तो रटने का कार्य बिल्कुल नहीं हो रहा है। बहुमाध्यमिक शिक्षण, तो ये क्या हो रहा है, बहुमाध्यमिक शिक्षण, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कि शिक्षक लिख रहा है, बच्चा उसको समझ रहे हैं, वो चित्र बना रहा है, बच्चा उसको समझ रहे हैं, बच्चे आपस में ग्रुप बनाकर डिस्कशन कर रहे हैं किसी चीज़ पर। तो ये होता है बहुमाध्यमिक शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या केवल दृश्य शिक्षण हो रहा है कि क्या बस टीचर लिख रहा है और बच्चे केवल देख रहे हैं? नहीं। क्या ये विशेष शिक्षा, विशेष शिक्षा मतलब किसी स्पेशल बच्चे को विशेष शिक्षा दी जा रही है? नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। आप चाहें तो यहाँ से अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि फिर एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है, अगर आप अपने नोट्स तैयार कर लेते हैं तो बस आपको एक बार उनको रिवाइज़ करना होता है एग्ज़ाम टाइम पे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो जब भी आप क्लास करें तो पेन और पेपर साथ में लेके बैठे, जिससे कि आपको जो भी चीज़ यही लग रहा है कि नई चीज़ है उसको आप नोट डाउन करते चले साथ के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक शिक्षक कहता है यह बच्चा कभी नहीं सीख सकता। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में यह क्या दर्शाता है? जैसे पहले होता था ना व्यवहारवाद में कि शिक्षक क्या होता, शिक्षक ही सब कुछ होता था, बच्चा तो कोरे कागज़ के समान मानते थे व्यवहारवादी। तो एक शिक्षक कह रहा है कि ये है बच्चा कभी नहीं सीख सकता। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो स्लो लर्नर है, बहुत धीमी गति से सीखता है, तो टीचर क्या कह रहा है उसके बारे में कि यह बच्चा कभी नहीं सीख सकता। तो समावेशी शिक्षा के संदर्भ में यह कथन क्या दर्शाता है? तो ये कथन क्या दर्शाता है, देखिए, क्या ये सकारात्मक उपेक्षा है, पॉजिटिव चीज़ वाली? तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही, वो तो सीधा सीधा कह रहा है शिक्षक ये तो कभी नहीं सीख सकता। पूर्वाग्रह और निम्न उपेक्षा है। जी बिल्कुल। यहाँ पर टीचर ने उस बच्चे के बारे में क्या बना लिया है, पूर्वाग्रह बना लिया है कि ये बच्चा तो कभी सीख ही नहीं सकता, और उसकी निम्न उपेक्षा भी कर रहा है। और क्या ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? नहीं। क्या ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान हो रहा है? क्या आप ये यहाँ पर आपको देखने से लग रहा है कि यहाँ पर सम्मान हो रहा है? नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, टीचर ने पहले से उस बच्चे के बारे में पूर्वाग्रह बना लिया है कि ये बच्चा तो कभी सीख ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाता है। जैसे हम होते हैं ना, किसी के बारे में पूर्वाग्रह बना लेते हैं, अरे नहीं नहीं इसके बस की नहीं, ये नहीं कर पाएगा इस काम को, तो ये होता है किसी व्यक्ति के बारे में पूर्वाग्रह बना लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में सबसे प्रभावी मूल्यांकन कौन सा होता है? सबसे इफेक्टिव जो मूल्यांकन है वो कौन सा होता है समावेशी शिक्षा के अंदर? आइए देखते हैं। सभी छात्रों के लिए समान समय और समान प्रश्न। क्या सभी छात्रों के लिए समान समय मतलब एक फिक्स टाइम निश्चित कर दिया हमने, और या समान प्रश्न, एक ही तरह के प्रश्न दे दिए, तो ये कैसे प्रभावी मूल्यांकन हो जाएगा? क्योंकि समावेशी कक्षा के अंदर तो हम सब बच्चों को इंक्लूड करने की बात करते हैं, तो अगर उसके अंदर कोई गिफ्टेड बच्चा है तो वो उसको टाइम से पहले कर पाएगा, बहुत जल्दी से कर पाएगा। ऐसे ही उसी क्लास में मान लीजिए कोई नॉर्मल बच्चा है वो धीमी गति से करेगा, या कोई दिव्यांग बच्चा है तो वो उसको और भी धीमी गति से कर पाएगा। तो क्या एक टाइम फिक्स करना निश्चित होगा? नहीं। केवल लिखित परीक्षा लेने से प्रभावी मूल्यांकन हो जाएगा कि कोई मतलब कोई चैप्टर पढ़ाया और उसकी टेस्ट ले लिया, चलिए तो उससे पता लग गया? क्या आप उससे किसी का मूल्यांकन कर सकते हो? प्रभावी मूल्यांकन करने में ये लिखित परीक्षा आपको बेहतर लगता है? बिल्कुल भी नहीं। विभिन्न तरीकों से सीखने का आंकलन और आवश्यक अनुकूलन, ये सबसे सटीक बैठ जाएगा यहाँ पर कि अलग अलग तरीकों से, विभिन्न तरीकों से सीखने का आंकलन करेंगे उनका, और उसका आवश्यक अनुकूलन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, यदि एक प्रतिभाशाली छात्र, एक गिफ्टेड बच्चा है, कक्षा का कार्य बहुत जल्दी पूरा कर लेता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अब हमारी कक्षा के अंदर किसकी बात हो रही है? गिफ्टेड बच्चे की, एक प्रतिभाशाली बच्चे की। तो वो छात्र ने उसको कोई कार्य दिया, उसको उसने जल्दी से पूरा कर लिया, क्योंकि उनका IQ लेवल तो बहुत अच्छा होता है, 130 140 के आसपास इनका IQ लेवल माना जाता है। तो वो अपने कार्य को जल्दी पूरा कर लेता है, तो फिर शिक्षक को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? उसे खाली बैठने देना चाहिए? खाली तो हमें बैठना ही नहीं देना है, ठीक है। और ना ही गिफ्टेड बच्चा ऐसा होता है कि वो खाली बैठ जाएगा, उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है करने के लिए। उसे अन्य छात्रों को परेशान करने देना चाहिए, उसको बोल दो कि भाई अब तुम्हारा काम हो गया, तुम फ्री बैठ जाओ, दूसरे छात्रों को परेशान कर दो। क्या ऐसा शिक्षक को करना चाहिए? नहीं। उसे चुनौतीपूर्ण और समृद्ध गतिविधि देनी चाहिए। उसको किस तरह की एक्टिविटी करवानी चाहिए? चुनौतीपूर्ण, जिसको उसे करने में मज़ा आता है, और समृद्ध गतिविधियां देनी चाहिए। उसे कक्षा से बाहर भेज देना चाहिए? नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा कि शिक्षक को उसे चुनौतीपूर्ण और समृद्ध गतिविधियां देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एक छात्र गणित में कमजोर है लेकिन विज्ञान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, समावेशी शिक्षक क्या करेगा? एक छात्र है जो मैथ्स में तो क्या है, कमज़ोर है, लेकिन विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करता है, या विज्ञान के अंदर उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, तो समावेशी शिक्षक क्या करेगा? अब एक समावेशी शिक्षक क्या करेगा? केवल उसकी कमजोरी पर ध्यान देगा? नहीं। उसकी रुचि और क्षमता दोनों को ध्यान में रखकर शिक्षण कराएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा कि उसकी रुचि और क्षमता, उसकी इंटरेस्ट को देखते हुए कि उस बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, और उसकी क्षमता मतलब किस अपनी क्षमता के अनुसार किस प्रकार से वो प्रदर्शन कर सकता है सब्जेक्ट के अंदर, दोनों को ध्यान में रखकर उसका शिक्षण करेगा। और उसे कमज़ोर छात्र घोषित कर देगा। ऐसे कैसे कमज़ोर छात्र घोषित कर देगा? क्योंकि गणित में कमज़ोर है लेकिन विज्ञान में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है वो, तो उसको कैसे कमज़ोर घोषित करेगा? उसे अलग कक्षा में भेज देना चाहिए? ऐसा भी नहीं करेगा। तो एक समावेशी शिक्षक क्या करेगा? उसकी रुचि और क्षमता दोनों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, समावेशी शिक्षा में लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट LRE का क्या अर्थ है? कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिख कर दे दें कि LRE की फुल फॉर्म बताइए, तो LRE की फुल फॉर्म लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट होती है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग पूछा है कि जो समावेशी शिक्षा में है, समावेशी शिक्षा है, उसके अंदर LRE का क्या अर्थ होता है। चलिए देखते हैं LRE का क्या अर्थ होता है। सभी छात्रों को विशेष विद्यालय भेज देना चाहिए। क्या ये LRE का मतलब होता है, या क्या समावेशी शिक्षा इस बारे में बात करती है कि सभी छात्रों को अलग अलग विद्यालय में भेज देना चाहिए? नहीं। बच्चों को अधिकतम समय तक सामान्य कक्षा में उचित सहयोग के साथ सीखने का अवसर देना चाहिए। ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि
जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सामान्य कक्षा में, जो मतलब हमारी एक सामान्य कक्षा है, सामान्य कक्षा से मतलब जहाँ पर हर प्रकार का बच्चा पढ़ रहा है, गिफ्टेड भी, स्पेशल भी और नॉर्मल भी, एवरेज भी, सब प्रकार का बच्चा पढ़ रहा है, उसको हम अपनी कैसी कक्षा बोल सकते हैं? सामान्य कक्षा। सामान्य कक्षा में उचित सहयोग के साथ, उचित सहयोग का मतलब यहाँ पर इक्विटी से मतलब है, जब मैं अभी आपको समझा कर आई हूँ कि जिस प्रकार का बच्चा उस प्रकार की सहायता प्रदान करना, उचित सहयोग के साथ सीखने का अवसर देना, ये होता है समावेशी शिक्षा में LRA का मतलब। केवल दिव्यांग छात्रों को अलग कक्षा में पढ़ाना नहीं, इस बारे में हमारी समावेशी शिक्षा बात नहीं करती है। सामान्य छात्रों को अलग बैठाना, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि बच्चों को अधिकतम समय तक, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सामान्य कक्षा में एक नॉर्मल क्लास में उचित सहयोग के साथ, मतलब उचित सहयोग से मतलब यहाँ पर ये है कि अगर उसको सहयोग की जरूरत पड़ रही है तो उसको सहयोग देना है, अदरवाइज सहयोग नहीं देना है। तो जिस पर थोड़े सहयोग की जरूरत है थोड़ा सहयोग देना है, ज़्यादा सहयोग की जरूरत है ज़्यादा सहयोग देना है। उचित सहयोग से मतलब यहाँ पर यही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बच्चे को अधिकतम समय तक सामान्य कक्षा में उचित सहयोग के साथ सीखने का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक समूह कार्य बनाते समय यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक समूह में विभिन्न क्षमताओं वाले छात्र हों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अब यहाँ पर इस तरह से समझिए कि एक शिक्षक है, वो एक टेस्ट पेपर तैयार कर रहा है, ठीक है, और टेस्ट पेपर तैयार करते समय उसके माइंड में ये बात भी है कि जिस क्लास में मैं पढ़ाता हूँ उस क्लास में हर प्रकार का बच्चा है, गिफ्टेड भी है, नॉर्मल भी है, एवरेज भी है, स्पेशल भी है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या करता है, वो अपना टेस्ट पेपर तैयार करता है। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्रतियोगिता बढ़ाना। क्या वो प्रतियोगिता बढ़ाना चाह रहा है कि बच्चों का आपस में प्रतियोगिता बढ़ाना चाह रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सहकारी अधिगम और पारस्परिक सम्मान विकसित करना, ये क्या कर रहा है? सहकारी अधिगम और पारस्परिक सम्मान विकसित कर रहा है। और कमज़ोर छात्रों की पहचान करना, क्या वो कमज़ोर छात्रों की पहचान करने के लिए इस तरह का टेस्ट पेपर तैयार करेगा? नहीं। क्या वो समय बचाने के लिए ऐसा करेगा? नहीं। तो यहाँ पर क्या करेगा शिक्षक? सहकारी अधिगम और पारस्परिक सम्मान विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र लगातार असफल हो रहा है तो समावेशी शिक्षक का पहला कदम क्या होना चाहिए? अब हमसे पूछ लिया है कि मान लीजिए टीचर ने हर प्रकार की कोशिश कर ली है मतलब बच्चे के साथ में, लेकिन वो फिर भी क्या है, बच्चा लगातार असफल हो रहा है, तो समावेशी शिक्षक को अब पहला कदम क्या होना चाहिए? उसे दंड देना चाहिए कि चलो अब तुम्हें इतना सिखा लिया है, तुम फिर भी बार बार फेल हुए जा रहे हो, चलो तुम्हें दंड दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं करना है। उसे कक्षा दोहराने के लिए कहना, मतलब कक्षा में जो उसे काम दिया है बार बार उसे दोहराने के लिए कहेंगे, ऐसा भी नहीं करना है शिक्षक को। उसके सीखने की कठिनाइयों और कारणों का विश्लेषण करना। कि अभिभावकों को दोष दे देंगे कि भाई तुम्हारे बच्चा पढ़ता नहीं है, आप इसको घर में पढ़ाते नहीं हो, जैसा कि आजकल होता ही है कि जैसे ही मतलब पेरेंट्स मीटिंग होगी, पेरेंट्स आएंगे तो और कुछ नहीं, बस आते ही आपका बच्चा इस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, आपका बच्चा शरारत करता है, आपका बच्चा कहना नहीं सुनता, मतलब ऐसा टूट के पड़ेंगे अभिभावक के ऊपर जैसे कि सारी गलती अभिभावक की है। भाई बच्चे को आप स्कूल भेज रहा है, अभिभावक किस लिए भेज रहा है? पढ़ाने के लिए भेज रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना पढ़ाने की। तो इसमें मतलब अभिभावक का क्या वो हो गया कि मतलब टूट पड़ेंगे एकदम अभिभावक के ऊपर, दोष देना शुरू कर देंगे, ऐसा भी नहीं करना है। तो क्या करना है, एक शिक्षक को उसका कदम क्या होना चाहिए? उसकी सीखने की कठिनाइयों का पता लगाना। सबसे पहले ये पता लगाएंगे बच्चे को सीखने में कहाँ कठिनाई आ रही है, ऐसा क्या हो रहा है कि बार बार पढ़ने के बाद भी बच्चा असफल हो रहा है, और कारणों का विश्लेषण, फिर उनके जो कारण निकल आएंगे उसका क्या करना है, उनका विश्लेषण करना है। तो ये एक समावेशी शिक्षक का पहला कदम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या माना जाता है? एक समावेशी शिक्षा में जो शिक्षक है उसका एक महत्वपूर्ण गुण क्या माना जाता है? उसकी विशेषता के बारे में पूछ लिया है हमसे शिक्षक के बारे में। तो चलिए देखते हैं। केवल विषय का गहरा ज्ञान। तो केवल अगर शिक्षक को केवल अपने विषय का ज्ञान है तो क्या वह एक कुशल शिक्षक माना जाएगा? नहीं। संवेदनशीलता, लचीलापन और सकारात्मक दृष्टिकोण, उसके अंदर क्या होनी चाहिए? संवेदनशीलता होनी चाहिए, मतलब जिस प्रकार का बच्चा उसको इसी प्रकार से सहायता प्रदान करना, उसको इक्विटी के रूप में देखना। लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और
ऐसा नहीं कि सब बच्चों को एक ही तरह से ट्रीट करना है, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण, और हर चीज़ को लेकर उसका एक पॉजिटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। क्या उसको कठोर अनुशासन वाला होना चाहिए, नहीं। केवल परीक्षा परिणाम पर ध्यान देने वाला होना चाहिए, नहीं। तो एक समावेश शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, संवेदनशीलता, लचीलापन और सकारात्मक दृष्टिकोण। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए देखते हैं कि एक छात्र व्हील चेयर का उपयोग करता है, विद्यालय में सीढ़ियाँ हैं, रैंप नहीं है, समावेशी शिक्षा में के दृष्टिकोण से सबसे उचित समाधान क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि एक छात्र व्हील चेयर का उपयोग करता है, मतलब एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला छात्र है और वो व्हील चेयर का प्रयोग करता है। विद्यालय में क्या है, सीढ़ियाँ बनी हुई है, रैंप नहीं है। तो भाई जो व्हील चेयर है वो क्या सीढ़ियों पे चलेगी, वो तो रैंप पे ही चल पाएगी, रैंप पे ही चल पाएगी। समावेशी शिक्षा के दृष्टिकोण से सबसे उचित समाधान क्या होगा। अब हमसे समाधान मांग रहे हैं कि क्या समाधान होगा। छात्र को दूसरी मंजिल तक गोद में ले जाना चाहिए, क्या ये समाधान हो जाएगा। भाई जरूरी नहीं कि छात्र एक ही बार ऊपर जाना हो। मान लीजिए छात्र की क्लास ऊपर वाले फ्लोर पर है और मतलब वॉशरूम के लिए उसे नीचे वाले फ्लोर पर जाना पड़े, तो क्या बार बार ऐसे करते रहेंगे कि उसको गोद में लेकर नीचे लाएंगे फिर ऊपर ले जाएंगे, ये तो कोई समाधान नहीं हुआ। छात्र को घर पर पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कह देंगे कि भाई तुम तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे हो और हमारे विद्यालय में सीढ़ियाँ बनी हुई है, रैंप बना नहीं हुए, तो इसलिए तुम घर पर रहो, घर पर पढ़ो, ऐसा भी नहीं है। क्या करेंगे, विद्यालय में रैंप और सुलभ आधारभूत संरचना विकसित करेंगे, मतलब उसके अनुसार क्या बनाएंगे। जब हमको पता है कि हमारे विद्यालय के अंदर लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, हमारे विद्यालय के अंदर स्पेशल बच्चे हैं, तो क्या बनाएंगे, जो विद्यालय की आधारभूत संरचना है, जो विद्यालय का ढांचा है, उसी प्रकार से विकसित करेंगे। छात्र का प्रवेश रद्द कर देंगे, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि छात्र का प्रवेश आप रद्द कर दो, कार्रवाई हो जाएगी आपके ऊपर, तो ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो विद्यालय का ढांचा है वो उसके अनुरूप ही होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि आप आज की क्लास के क्वेश्चन देखकर आपको लगा होगा कि हाँ आज क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।